चलिए ठीक है, तो नए पेज से शुरुआत करो। चैप्टर का नाम रहेगा कोशिका, सेल, है ना। सेल के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? मतलब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज से? साइटोलॉजी स्टार्ट हो रही है। शांत हो जाओ। तो साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, है ना। लिखेंगे स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ना। इसीलिए क्या है, चैप्टर का नाम साइटोलॉजी है ना, क्योंकि कोशिका का अध्ययन ही क्या है? साइटोलॉजी है। देखो, जब कभी भी जीवन की उत्पत्ति हुई रही होगी पानी में, तो एक ही कोशिका तो बनी थी। उस एक कोशिका से हमारा और आपका सबका जीवन बना है। तो क्या हम कोशिका को जीवन का आधार नहीं कह सकते हैं? है ना। तो सेल इज अ बेसिक ऑफ लाइफ, है ना। क्या कह सकते हैं? जीवन का आधार है। तो लिखेंगे इट इज बेसिस ऑफ लाइफ। यह जीवन का आधार है। कोशिका के बिना क्या जीवन संभव हो सकता था? बोलो। और किसी भी जीवित की, जो जीव है, उसकी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है ना। तो लिखेंगे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई भी है ना। कैसे संरचनात्मक? सर इसी से क्या सब बना है? हाँ बिल्कुल, इसी से सब बना है। कैसे? जैसे कभी एक सेल बनी रही होगी, फिर सेल का ग्रुप बन गया रहा होगा। बोलो सही है। और सेल के ग्रुप ही क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। फिर ये टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम पूरा का पूरा फिर उसकी बॉडी में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जीव बन जाता है। तो देखो, सेल से तो ही स्टार्ट हुआ, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। इसीलिए मैंने कहा है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। सेल को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये हुआ था 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये एक प्रकार की डेड सेल थी। कैसी सेल थी ये? मृत कोशिका थी। ठीक है, लिखिए। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय 1665 में दिया गया, जो कि एक प्रकार की मृत कोशिका थी। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल, डिस्कवर्ड बाय एवी लीवेनहॉक। तो किसने खोजा था? लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को खोजा, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को देखा था वो क्या थी? डेड थी, मरी हुई कोशिका थी।
है ना। कॉर्क सेल को देखा था इन्होंने। कौन सी सेल थी ये? कॉर्क सेल, है ना। और ये मृत थी। तो ये पहली बार इन्होंने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन को याद रखिएगा, उन्होंने केंद्रक को खोजा था। आगे जब केंद्रक पढ़ेंगे तो भी आएगा, है ना। तो रॉबर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों में अंतर है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा था? न्यूक्लियस को खोजा था। चलो, हो गया था? नहीं हुआ? हाँ तो जल्दी लिखो। अगला है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो पहले लिखेंगे सेल थ्योरी। स्लीडन एंड स्वान। तो किसने दिया था सेल थ्योरी? स्लीडन व स्वान ने दिया था। स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन व स्वान ने दिया था। इसमें से ये जो है स्वान जो थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटिश हैं। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और ये जो है ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी था, है ना। एक बॉटनी वाले थे और एक जूलॉजी वाले थे, है ना। ये बोटानिस्ट हैं और ये जूलॉजिस्ट हैं। मतलब ये जूलॉजी पढ़ते थे, ये प्राणी विज्ञान, प्राणी शास्त्र, और ये वनस्पति शास्त्र के थे। क्या कहा था इन्होंने? लिखेंगे स्लीडन ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू स्लीडन, स्लीडन का कथन क्या था? बोलो, ये प्लांट वाले थे एनिमल वाले? अगर प्लांट वाले थे तो बातें भी प्लांट की ही जैसी करेंगे, है ना। इसलिए प्लांट सेल के जैसा बता रहे थे। क्या बता रहे थे? लिखेंगे किसी भी प्लांट का पार्ट कोशिका से मिलकर बना होता है। पार्ट ऑफ एनी प्लांट मेड बाई, पार्ट ऑफ एनी प्लांट मेड बाई सेल। किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के ही बना। कोई भी जो प्लांट है वो किससे मिलकर के बना होता है? और कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। एंड ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। ये तो सबको भी पता है, ये उन्होंने भी कहा था।
स्वान ने क्या कहा? स्वान की बात करोगे तो ये जूलॉजिस्ट था, तो जूलॉजी जैसी बात करेगा। बोलो, इसने प्लांट के बारे में कहा था, ये कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है ना, ए थिन लेयर प्रेजेंट outside of the cell and this is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें नहीं है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल किसमें थी? सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इन्होंने ये बताया कि सेल वॉल जो है केवल किसमें पाई जाती है? सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। सेल वॉल केवल किसमें है? प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। यहां से पता, तो देखो ये कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं और सेल वॉल के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो एनिमल के लिए डिफिनीशन दे रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से बता रहे हैं कि क्या किसका है। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना, लिख लेना अपवाद। अपवाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जानते हो सेल वॉल होती है, सही है ना, तो बैक्टीरिया भी तो जीव है, तो फिर उसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, तो ये अपवाद है। हो गया है, लिख गया। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी, लिखेंगे ड्रॉबैक, कमियां। क्या कमी थी? कमी ये थी सबसे पहली बात कि ये नहीं बता सके कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है ना। नॉट एक्सप्लेन हाउ वन सेल फॉर न्यू सेल, है ना, या हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि नॉट एक्सप्लेन सेल डिवीजन। बोलो, कोशिका विभाजन को बता देते तो यही ना पता चल जाता कि एक कोशिका से दूसरी कैसे बनी, तो ये कोशिका विभाजन को ही नहीं बता पाए। ठीक है, तो नॉट एक्सप्लेन सेल डिवीजन, यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। हो गया नीचे का? अब माइक्रोस्कोप में पहली बार जो सेल्स देखी गई, फर्स्ट सेल एब्जॉर्ब इन माइक्रोस्कोप, प्लांट की जो देखी गई थी वो है ओनियन सेल, और एनिमल में जो देखी गई हैं वो थी चीक सेल। हो गया? अगर हम कोशिका की संख्या देखें
तो संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में डिवाइड किया गया है ना। On the basis of number of सेल, सेल के आधार पर एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय और ये बहुकोशिकीय। ठीक है, इनकी बॉडी जो है केवल एक कोशिका की बनी होती है और वही सब कुछ करती है ना। बॉडी मेड बाय सिंगल सेल, जैसे सभी लोअर एनिमल, प्रोटोजोआ वगैरह, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। और ये क्या होते हैं, बॉडी मेड बाय मैनी सेल, हायर एनिमल, है ना। इनकी कोशिकाएं कई सारे से बने, सिलेंटेटा के बाद जितने भी एनिमल हैं सब ऐसे ही हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर भी हमने इनको बांटा हुआ है, लिख लेना। वायरस कोई कोशिका नहीं होती है। वायरस इज ए सेलुलर, अकोशिकीय है। इसे हम लोग जीवित व मृत की संयोजक कड़ी भी कहते हैं। होस्ट के अंदर आ जाता है तो लिविंग जैसा कैरेक्टर आ जाता है, और होस्ट के बाहर जाता है तो इसको क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या है, हाँ, दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है। ठीक, मिटाऊं। न्यूक्लियस के आधार पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आधार पर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। है ना, ये प्रिमिटिव सेल थी और लेस डेवलप हैं, ये वेल डेवलप हैं। न्यूक्लियस, है ना, तो न्यूक्लियस के आधार पर है। ये लेस डेवलप सेल ही हैं, कोशिकाएं ही कम डेवलप हैं, इसलिए न्यूक्लियस ही नहीं है ना। इधर क्या है, वेल डेवलप है, न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखाई देता है, तो इसीलिए इनके नाम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये प्रिमिटिव हैं, जब पहले सेल बनी वो प्रोकैरियोटिक थी, बाद में जब आई तो क्या बन गई, वही यूकैरियोटिक हो गई। लेकिन हाँ, ये तो तुमको आएगा तो तुमसे बन ही जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। आप जानते भी हैं कुछ चीजें एब्सेंट है ना, जैसे न्यूक्लियस एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, उसकी जगह कुछ और स्ट्रक्चर हो सकता है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं
जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन है, वही पूछता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन है। तो लिखेंगे कॉमन फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कॉमन फॉर प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, कॉमन फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन, सबसे पहली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। काहे की बनी होंगी, फास्फोलिपिड की बनी होगी, बाइलेयर होगी, जैसे रहता है यूकैरियोटिक का सेम। राइबोसोम, राइबोसोम 70s 80s, बाकी स्ट्रक्चर सेम जैसे रहता है वैसे ही है। तो राइबोसोम और साइटोप्लाज्म, क्या ये कॉमन है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है दुर्गेश नंदिनी। तो ये तीन चीज कॉमन फॉर प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलें, इसके बाद लिखेंगे साइज ऑफ द सेल, सेलों के आकार। सेलों के आकार, स्मॉलेस्ट सेल, अब एनिमल किंगडम की सबसे छोटी कोशिका बतलाइए, माइकोप्लाज्मा। जीरो 0.2 म्यू से 0.3 म्यू तक, है ना। कितना है बोलो, 0.2 म्यू से लेकर के कितना, यही पीपीएलओ का प्रकार है ना। तो ये माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी, ऑस्ट्रिच एग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो अंडा होता है, एग होता है, वो क्या होता है, वो केवल एक सेल होती है, इसीलिए हम, वो कोई टिश्यू नहीं है, वो क्या है, एक सेल है, एक सेल है। सेल तो है लेकिन एक सेल है, इसीलिए वो सबसे बड़ी है। जो बैक्टीरिया सेल होती हैं वो नॉर्मली 3 से 5 म्यूएम के भीतर होती हैं, है ना। कितनी, बैक्टीरियल सेल 3 to 5 म्यूएम, इतने के अंदर रहती हैं, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया छोटे होते हैं, 1 से 2 म्यू तक रहते हैं। आरबीसी कितनी है ना, 7.5 म्यूएम। तो ऐसे ही है। वायरस 0.02 से, वायरस 0.02 से लेकर के 0.2 म्यू तक,
पर वो तो कोशिका ही नहीं है, ए सेलुलर है वायरस, फिर भी लिखा हुआ है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है नॉर्मली, जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो 10 से 12 म्यू तक की हो सकती है ना। यूकैरियोटिक सेल सामान्यतः 10 से 12 म्यू एम तक की हो सकती है। ठीक है, तो लिख लो। चले आगे, हो गया। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग को स्टार्ट करना है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, PPLO, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। इन्हीं की कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे ज्यादा इनमें से केवल बैक्टीरिया सेल को देखना है। किसको देखना है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इनका डिवीजन यूकैरियोटिक की तुलना में तेजी से होता है ना। तो लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड फास्ट कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोटिक की तुलना में क्या होती है? बोलो। तेजी से विभाजित होती हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं, इनकी कोशिकाओं के आकार अलग अलग रहते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया सेल, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के आकार, पहला बैसिलस, बैसिलस रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप। बैसिलस रॉड शेप। कोकस सर्कुलर। तो जिनमें भी कोकस लगा रहेगा वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। विब्रो कॉमा शेप, ऐसे जो कॉमा लगाते हो, रॉड मानी ऐसे, सर्कुलर मानी ऐसे। सारे लिखे हैं आपके एनसीईआरटी में। स्पाइरल, स्पाइरल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइरल शेप होंगे, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हो जो ऐसे ऐसे वाली। ठीक है। बैक्टीरिया में प्लियोट्रॉपी पाई जाती है, लिखेंगे प्लियोट्रॉपी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। इसका क्या अर्थ है? प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है? प्लियोट्रॉपी का मतलब ये जो आप चेंज ये लिखे हो ना कि बैसिलस ऐसा रहता है, हाँ ऐसा है,
लेकिन अगर इसको पता चल गया कि तुम इसके खिलाफ कोई दवाई खा रहे हो तो ये इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है, रॉड से सर्कुलर बन जाएगा। इसीलिए देखो कभी कभी होता क्या है, आपको बुखार आई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई लिखा तो आप ठीक नहीं हुए, आपको बुखार खत्म क्यों हुआ ऐसा? जैसे ही आपने दवाई खाई, बैक्टीरिया को पता चल गया, मान लो ये रॉड शेप वाला बैक्टीरिया था, कोई बैसिलस बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया था जो आपको बीमार कर रहा था, तो उसे जैसे ही पता चला कि इसके खिलाफ एंटीबायोटिक वो खा रहा है तो वो अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, सर्कुलर में, और उसमें वो दवाई काम करना बंद कर देती है। फिर तुम कहते हो ये खराब डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर क्या, चलो ये बुखार तक नहीं ठीक कर पाया। फिर जब तुम दूसरे डॉक्टर के पास चले गए तो उसको आपने दवाई दिखाई, उसे पता चल गया कि अरे इसको तो ये वाली दवाई दे दी जा चुकी है, तो वो आपको क्या कर देगा, ये वाली भी दवाई दे देगा, एक और लिख देगा ये वाली की भी। फिर जब ये मेरे अरे ये बढ़िया डॉक्टर था, ये तो बुखार खत्म हो गई, ठीक है ना। अगर आप दूसरी बार भी उस डॉक्टर के पास जाते तो भी आपकी बुखार ठीक हो जाती, वो ये दवाई लिख देता है ना। तो ये शेप क्या हो सकता है, कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। तो लिख देना, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। लाइक रॉड टू सर्कुलर, सर्कुलर बन सकते हैं, रॉड से सर्कुलर से रॉड बन सकते हैं, तो ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखो, सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का कैरेक्टर है ना। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ कैरेक्टर ऑफ प्लांट cell, but in bacteria cell wall present, but in bacteria cell wall present। देखो पाई तो किस में जाती है सेल वॉल, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी है, इसीलिए वहां पर भी मैंने एक सेक्शन लिखवा दिया था कि प्लांट में हमेशा क्या होता है, सेल वॉल होती है सभी में, लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया ही है जिसमें सेल वॉल आ जाती है, ठीक है। तो प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। तो लिखेंगे लेस डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल है, सही है ना। तो इनमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है बताओ, बोलो, कम डेवलप है, विकसित नहीं होता है। ऐसा न्यूक्लियस जो कम विकसित होता है, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसे जीनोफोर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? एंड दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड जीनोफोर, और इस प्रकार के न्यूक्लियस को जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अब इसका न्यूक्लियस कैसा है, जीनोफोर है, और न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो जीनोफोर कंटेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जीनोफोर के पास है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। कैसा होता है सर? नेकेड का क्या मतलब है? नेकेड का मतलब होता है जिस डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन ना हो। हिस्टोन का काम आपको पता है, जिसके ऊपर डीएनए लपेटता था, इसलिए वो व्यवस्थित हो जाता था। हिस्टोन नहीं है तो बिखरा पड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग कहते, तभी तो प्रिमिटिव हुआ, अतः यह नेकेड है। तो नेकेड का अर्थ होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, है ना। तो हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज अ नेकेड। कैसा होता है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है इसका। इट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा और ये ऐसे ही बिखरा रहेगा पूरा जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है ना। या प्रॉपरली हम ये कह सकते हैं कि जो रैप करते थे हम लोग, उसको फोल्ड कर लेते थे, वो फोल्डिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए इसका नाम है जीनोफोर। और जीनोफोर के मतलब न्यूक्लियस को जीनोफोर, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है। कोई पूछे नेकेड का क्या मतलब है तो कह देना हिस्टोन नहीं है, ठीक है। चलिए लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, पहले ही बता देना था। ना जी, पहले क्यों नहीं बताई हो? तो अच्छा, मैं लिखता हूं पर बोलता तो हिंदी ही हूं, नहीं बोलता हिंदी। क्या बात कर रहे हो? हिंदी नहीं बोलता क्या? एक काम करेंगे, अभी खत्म होने के बाद वीडियो दिखाएंगे और उसमें अगर कोई भी शब्द जो मैंने लिखा है, मतलब सेंटेंस, अगर उसकी हिंदी ना बोला हूं तो बताना। कोई सा भी ऐसा सेंटेंस नहीं हुआ होगा जिसकी हिंदी नहीं बोला, शर्त लगा के वीडियो दिखाएंगे। तो आप उसकी हिंदी लिख सकते हैं ना। चलिए, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? क्या होगा? हाँ, बैक्टीरिया की संरचना बनानी है। बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना, जीवाणु कोशिका की संरचना। हाँ, जीवाणु कोशिका की संरचना। बहुत बढ़िया सर, हो गया, जहां लगेगी लगा लेना। चलो,
संरचना। हो गया, सही है, हो गया। चलिए अब प्रिया को दिक्कत, इसको दिक्कत नहीं होगी नीलम को। सबसे पहले बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर होती है ऐसे, जो चिपचिपी लेयर होती है, और ये बैक्टीरिया को दूसरी चीजों से चिपकने में आसानी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना है, बीमारी फैलाना है, तो जाकर के चिपकने के लिए तो चाहिए ना, और इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, क्या नाम है बताओ इसको? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये कैप्सूलर लेयर भी कहलाती है, कैप्सूलर लेयर या परत, है ना। कैसी है ये? चिपचिपी है। ठीक है, तो सबसे बाहर की ये परत हो गई, कैप्सूलर लेयर है। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद आपको पता है बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है, तो इसके अंदर दूसरे नंबर पर आएगी सेल वॉल। अब मैं इसकी हिंदी कहूंगा कोशिका भित्ति। तो ये दूसरे नंबर की आ गई कोशिका भित्ति। वो भी लिख देता हूं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको एक लेयर, क्योंकि ये सेल वॉल इसकी विशेषता नहीं थी, प्लांट की थी, पर इसमें है तो है। अब जब तुम इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें एक लेयर और मिलेगी। तो ये एक लेयर और आ गई, इसका नाम है कोशिका झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन, या इसी का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस सर, ये वाला ठीक है। अब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर बच्चों इसमें क्या है, ये लगातार नहीं होती है, इसमें ऐसी ऐसी फोल्डिंग है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन है, ऐसे आगे की तरफ ये क्या हुई है बताओ? बढ़ी हुई है, और इनका नाम होता है मीजोसोम। क्या नाम है इनका? तो ये है मीजोसोम। तो आपसे पूछेगा मीजोसोम किसकी फोल्डिंग है? फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। ये मीजोसोम हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। किसके जैसे होते हैं? सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका के समान है। किसके समान है? सूत्र कणिका के समान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे है, ये जीनोफोर है, जीनोफोर है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए है जो कि नेकेड है, नग्न डीएनए। ठीक है, इसके अलावा यहां पर राइबोसोम है, राइबोसोम है जो कि 70 यस है। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कैसा होता है? 70 यस। प्लास्टिड वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है भरा हुआ है, ये किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक, ठीक है। इस बार क्या अभी भी दिक्कत है? ठीक है, ओके। तो इसको बना लो, बाकी कल। ठीक है दया? हाँ।